हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी वीआईपी क्लासेस में। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 के जो अपन 4 क्वेश्चन कर चुके हैं उसके आगे का नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से 1.2 से इसके उदाहरण नंबर 5 4 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया था। उदाहरण नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सिमिलर हैं। दोनों सिमिलर होने की वजह से अपन इसको साथ में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब अपन देखेंगे तो एक जैसे क्वेश्चन साथ में भी हो जाएंगे और अपना जल्दी से भी फ्री हो जाएंगे इससे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 5 कहता है संख्या 4n पर विचार कीजिए। संख्या है कोई नंबर्स दे रखे हैं आपको और वो है 4n, यानी कि 4 की घात है n, ठीक है ना। जहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या से भी आप जानते हो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, सभी बच्चे अच्छे से प्राकृत संख्या को जानते हैं, ठीक है ना। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कौन सी है पहले देख लो। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स भी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स के लो या प्राकृत संख्या के लो। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब ये कह रहा है 4, ये जो अपने को n दे रखा है क्वेश्चन में, इस n का ऐसा कोई मान है क्या, नेचुरल नंबर्स का कोई ऐसा मान है जिसके लगाने के बाद में जो 4 जो है इसका मान शून्य पर समाप्त हो जाए। कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल n की जगह अगर अपन मान लेते 2, n बराबर 2 ले लेते, तो n 2 लिया तो यहाँ पे 4 की घात n है, n का 2 मान लिया तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 2। बात समझ में आ रही है ना। 4 की घात आ गया आपके पास में 2, और 2 आने के बाद में अगर आप इसको खोल के लिखते हो तो इसका मान हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास में 4 का मान। ये कह रहा है कि कोई ऐसा मान है क्या यहाँ पे n का, इस पे कोई ऐसा मान रखो n में जिसपे मान रखने के बाद में आपको जो लास्ट का डिजिट है, यानी कि जो आपकी इकाई का अंक है, जो अपने यहाँ पे 6 आ रहा है ना, ये इकाई का अंक अपन को 0 मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 220 मिल गया, 110 मिल गया, 20 मिल गया, तो ऐसा कोई नंबर है आपके पास में, तो वो नंबर हमें बताइए कि जिसके अंदर n का मान कितना रखने के पश्चात में जो ये लास्ट के अंक हैं, जो लास्ट का नंबर है, जो इकाई अंक है, ये कितना मिल जाए आपको, 0 शून्य पर समाप्त होती हो। तो अपन को ये पता करना है। अब मान लो कि अगर अपन इसके मान निकालने स्टार्ट कर दें, n के मान रखते जाइए, n के मान 1 रखा, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, रखते जाएंगे अपन, मान लो, ठीक है ना। तो अपन जैसे जैसे मान रखेंगे वैसे वैसे अपने पास में इसका मान निकालते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 रखा था, 16 आ गए, n का मान 3 रख के देख लो तो 4 की घात 3 करती है आपके पास में 64 आ जाएंगे। 4 रखोगे तो यहाँ पे 256 आएंगे। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक बढ़ाएंगे अपन, जब तक 0 नहीं आएगा। अपन को तो 0 पता करना है, तो इतने लंबे तो अपन n के मान रख नहीं सकते। मान रखते जाओ और उसको निकालते जाइए, तो ये एक ये सॉल्यूशन हो गया इसका पता करने के लिए। लेकिन अब n तो अनंत है भैया, पता नहीं कहाँ जाकर के समाप्त होगा ये फॉर्मूला तो बैठने वाला नहीं है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला बना है दूसरा। वो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। जो नंबर अपन को दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो यहाँ पे 4 दे रखा है, 12 दे रखा है, 15 दे रखा है, 18 दे रखा है, कोई भी नंबर है जो n से पहले वाला नंबर है, ठीक है ना। इस नंबर के अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में ये संख्या अपन को ऐसे मिलना चाहिए जिसके अंदर में 2 और 5 मिलते हो। अब अभाज्य गुणनखंड किस तरह से होंगे देखो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं अपन। मान लीजिए कि 30 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 30 के करोगे तो आप सबसे पहले इसको तोड़ोगे 2 के साथ में, 2 से तोड़ोगे, 2 से कट गए तो 15 बन गया। अब 5 से कटेगा, ये 5 का भाग लगेगा, 5 का 3 और फिर यहाँ पे 3 और ये 1। तो इसके 30 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो आ गए 2 × 5 × 3। अब देखो जिसके अभाज्य गुणनखंड है ना, इसके अंदर 2 भी उपस्थित है और 5 भी उपस्थित है।
तो ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 और 5 दोनों उपस्थित हो, जिसके अभाज्य गुणनखंड में, वो संख्या 4n के रूप में लिखी जाएगी। तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मान जरूर आएगा जिसमें लास्ट का डिजिट 0 आएगा। जैसे कि इसको इस तरह से लिखा, या फिर अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, 20 ले लेते हैं। 20 का अगर आप मान निकालते हो तो 2 से कटेगा ये 10, फिर 2 से 5, अभी 5 से कटेगा, ये बच रहा है 1। इसी तरह से एक मान और ले लेते हैं अपन, यहाँ पे 15 का लेते हैं। 15 का सीधे 5 से जाएगा, ठीक है, 3 बार और 3, ये 1। इसी तरह से एक 8 का ले लेते हैं। सारी सिचुएशन में क्या क्या रहेंगी, उस सारी की सारी मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा, फिर 2, 2, 1। तो इनका जो आ रहा है आपके पास में 15 का जो आएगा, 15 हो जाएगा 5 × 3 के रूप में, और 8 जो बनेगा आपके पास में, ये बनेगा 2 × 2 × 2 के रूप में। और यहाँ पे जो 20 बन रहा है, 20 बन जाएगा अपना 2 × 2 × 5 के रूप में। ये सिचुएशन बन रही है इसके अंदर। अब मान लो कि जिस में 2 और 5 दोनों उपस्थित है, जिसके अपन ने गुणनखंड किए हैं, उसमें 2 और 5 दोनों उपस्थित है। जैसे कि यहाँ पे 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 मिल रहे हैं, लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं मिल रहा है अपन को इसमें। इसी तरह से इसमें 5 मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। जिसके अंदर एक भी नंबर मिलेगा ना और दूसरा उसका साथी नहीं मिल रहा है, 2 और 5 की यहाँ पे जोड़ी है, अगर ये जोड़ी टूट रही है ना, जोड़ी टूटने के बाद में कोई भी ऐसे मान के लिए अगर अपन n का मान चेंज करेंगे ना, तो उसके पीछे 0 नहीं आएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हमें उसके गुणनखंडों में 2 और 5 मिलना अनिवार्य है, तभी आगे जाकर के n का मान जो आपके पास में संख्या दे रखी है, उसमें n का मान रखने के पश्चात अपन को वहां पे 0 पे समाप्त होती हुई संख्या मिलेगी। यहां तक बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसको एक लाइन के अंदर मैं लिख देता हूं ताकि आपको रिवाइज करने में और ज्यादा इजी रहेगा। ये सारे उदाहरण देकर के मैंने आपको बता दिए हैं ताकि क्या आपको इन चीजों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या के गुणनखंडों में 2 एवं 5 पाया जाता है तो वह नंबर शून्य पर या 0 पर समाप्त होगा। छोटी सी बात है, अगर किसी भी संख्या का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात में अपन को वो संख्या 0, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में अपन को मिलती है, तो वहां पे अपनी वो संख्या क्या है, 0 के ऊपर समाप्त हो जाएगी। वो नंबर जो है 0 पर समाप्त हो जाएगा। जैसे कि 4 है, इसका कोई भी मान रखोगे तो 0 पर समाप्त हो जाएगा। अब आपको ये बात तो पूरी कंक्लूजन हो गई, इस बात पूरा पता चल गया कि 0 कैसे आएगा या नहीं आएगा। अब अपन इसके बारे में पता कर लेते हैं कि ये संख्या किस पे समाप्त हो रही है। उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण नंबर 5 का आंसर लिख रहे हैं, ये तो आपकी अलग से हो गया, नोट करते हुए चले चीजों को। 4n के अपन को अभाज्य गुणनखंड करने सबसे पहले, तो आप 4 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो इसमें आपको मिलेगा 2, 2, 2 से कट रहा है 2 और 1, तो इसके गुणनखंडों में आ रहे हैं 2 × 2 या फिर 2 की घात 2 लिख दो। दोनों में से कोई भी एक। यहाँ पे 5 उपस्थित है क्या, ये फॉर्मूला बैठ रहा है क्या यहाँ पे 5 वाला? 5 इसमें नहीं मिल रहा है। 5 नहीं मिलने की वजह से क्या होगा, ये 0 पे समाप्त नहीं होगी ये संख्या। तो आपको यहाँ लिख देना है, इसमें इसके गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पे।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई संख्या अपन को दे रखी है, प्राकृत संख्या है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया है, 6n यहाँ पे 4n दे रखा था। करना क्या है, सेम इसी पैटर्न से करना है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अपने हाथ से कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप इसमें क्वेश्चन को देख सकते हैं कंटिन्यूली। अब देखिए 6n के अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कट रहा है 3, 3 से कट रहा है 1, तो इसके गुणनखंडों में आपको 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। इसमें 2 और 3 मिल रहा है, तो 5 उपस्थित नहीं होने की वजह से ये संख्या क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6n, ये बात लिखनी जरूरी है ना, n 6n जो है अंक 0 पर, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आ गई सारी बात आपको, ठीक है ना। तो इसको यहां तक लिखते हुए चलिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर पे क्या है, देखिए, व्याख्या कीजिए कि एक नंबर दे रखे हैं 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 प्लस 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये आगे पूछ रहा है, ये नंबर्स हैं तो ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले अपन को भाज्य और अभाज्य के बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है कि एक नंबर होते हैं भाज्य, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या, और दूसरा होगा अभाज्य। इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, सीएम लिख देते हैं। इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, पीएम लिख देते हैं। वो पीएम सीएम वो नहीं है आपके ना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो खुद से अलावा किसी और की भी मल्टीप्लाई में आती हो। एक तो खुद से कट रही है, उसके अलावा किसी और नंबर से भी वो कट रही है या डिवाइडेबल में आ रही है, तो वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे कि अपन के पास में एक फॉर एग्जांपल 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 10 भी है, बहुत सारी संख्या है भाज्य संख्या के अंदर। ये खुद के अलावा भी किसी और रूप में भी लिख सकते हैं इसको। और कुछ संख्या ऐसी होती है जो सिर्फ खुद ही से कटती है और एक से कटेगी। एक से तो हर एक संख्या कटेगी, डिवाइडेबल अगर मान लो कि डिवाइडेबल का रूल्स देखते हो तो एक से तो हर संख्या कटेगी, लेकिन वो खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगी। जैसे 3 है, 5 है, 7 हो गया, 13 है, 11 है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। पीएन है, सॉरी ना, पीएन नंबर्स, CNPN है, ये प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब देखो यहां पे, देखो 4 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। 6 को 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं ना ऐसे। इसी तरह से 8 को भी 2 × 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। 12 को आप 2 रूप में लिख सकते हो, 2 × 6 के रूप में लिख सकते हो, और दूसरा 3 × 4 के रूप में लिख सकते हो, 4 × 3 के रूप में लिख सकते हो। ये अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। 10 को लिख सकते हैं आप 2 × 5 के रूप में, यानी कि डिवाइडेबल है, जबकि ये किसी भी रूप में नहीं लिख सकते, ये एक दूसरे के गुणे में आ रही है। बात समझ रहे हो ना भाज्य संख्या के बारे में, जो खुद के अलावा किसी और से कट रही है, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। CN है ना बेटा, ये CN कंपोजिट नंबर है ये सारे के सारे, तो ये संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। अब ये पूछ रहा है कि ये नंबर्स जो अपन को दे रखे हैं
इनकी अपन को जांच करनी है और जांच करने के पश्चात में अपन को ये बताना है कि कंपोजिट नंबर है कि अभाज्य संख्या, यानी कि किसी और के पार्ट में या किसी और के भाग में नहीं आते हैं। तो उसके लिए अपन को करना क्या है, सबसे पहले इस संख्या को लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो एक तो इसकी कैलकुलेशन करें अपन, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तीनों की कैलकुलेशन करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे। लेकिन अभी अपने पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक ये और एक प्लस वाला भाग बन रहा है। तो इनमें से अपन कॉमन ले सकते हैं सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे 13 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 13 कॉमन लोगे तो अपने पास में बच जाएंगे 7 इंटू 11 इंटू 1, 13 की जगह 1 आ गया प्लस 1। ठीक है, अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 77 प्लस 1, 13 बाहर रहेगा। इसी तरह से 13 बन गया, ये 78 बन गया। ये देखो ये संख्या क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 इंटू 78। जब ये इस फॉर्म में आ रही है, किसी की मल्टीप्लाई में आ रही है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे, 13 को अगर 78 का पार्ट बोल करके अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने के बाद में क्या होगा, एक जो नंबर आएगा वो भी इससे 13 से डिवाइड हो सकेगा, क्योंकि 13 इसके मल्टीप्लाई में है। जैसे कि 10 जो है 2 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, तो इसी तरह से जो अपन को नंबर मिलेगा वो 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से जब ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो क्या ये भाज्य संख्या है, क्योंकि उपरोक्त ऊपर वाले, यानी कि उपरोक्त का मतलब ऊपर वाले संख्या को 13 इंटू 7 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई ना यहाँ तक आपको। अब देखिए इसी तरह से अपन को जो आगे का नंबर दे रखा है उसके बारे में देखते हैं। आगे दे रखा है अपन को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। इसमें भी वही फॉर्मूला है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। यहाँ पे पीछे वाली साइड में 5 है, अब इसमें देख लो 5 है या नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर भी 5 मिल रहा है अपन को। तो 5 सबसे पहले हमने कॉमन लिया, 5 कॉमन लेने के बाद में बन गया 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अरे ना यहाँ तक बात समझ में, ये पूरे को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को कॉमन ले लिया था 5, इसके अंदर अपन ने 5 को कॉमन लेते ही अपन ने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब जो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो बनेगा 5 1008 प्लस 1। श्री 1008 वाला नहीं है, ठीक है ना, ये आपके नंबर से 1008। अब इसको जोड़ोगे तो ये बन गया आपके पास में 1009 और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में आ गया। क्योंकि 5 और 1009 आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये भाज्य संख्या है, लिख सकते हो। क्योंकि 5 एवं 'तो ये भाज्य संख्या है। अगर नहीं यहाँ तक बात समझ में आपको अच्छे से, ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य के बारे में भी जान लिया आपने अच्छे से, और ये दो नंबर्स को आराम से सोल्व कर लिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का, वो कर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है, गोल घेरा बना हुआ है पथ चलने के लिए, ठीक है ना।
वर्ताकार पथ बनाए। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये मैदान है, ये पथ है इसका, ठीक है ना। अब इस पथ का टोटल राउंड करने के अंदर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि और सोनिया नाम के दो यहां पे चक्कर लगा रहे हैं, एक हो गई सोनिया, एक रवि। रवि अपना चक्कर पूरा कर रहा है 12 मिनट में और सोनिया पूरा कर रही है 18 मिनट में, टोटल सर्किल का। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लो कि ये एक जगह है, ठीक है ना, इस जगह का नाम ए रख देते हैं। कुछ मिनट पे, उस टाइम को अपन एम मान लेते हैं, एम पे, एम टाइम पर ये दोनों एक ही जगह से, एक ही स्थान से और एक ही टाइम पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये दोनों 1 बजे स्टार्ट हो रहे हैं चलना, ठीक है। अब 1:18 पे तो फर्स्ट राउंड सोनिया कंप्लीट कर लेगी, जबकि रवि जो है 1:12 पे अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेगा। यानी कि रवि इसके अपोजिट 6 मिनट पहले अपना राउंड कंप्लीट कर रहा है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों इस साइड से चल रहे हैं। मान लीजिए कि दोनों इस साइड से चल रहे हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अभी चलते रहना है, इनको रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि रवि आ गया यहाँ पे पहले और इसने आकर के यहीं पे स्टॉप कर लिया ए बिंदु पर और यहाँ इसका इंतजार कर रहा है सोनिया का, नहीं, इन दोनों को चलना है। अब मान लो कि जैसे चल रहे हैं तो रवि तो क्या करेगा, अपना स्थान कंप्लीट कर लेगा पहले, जबकि सोनिया उस टाइम तो यहीं पे रहेगी, क्योंकि सोनिया कुछ धीरे चल रही है, 18 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रही है वो अपना। तो अपन को ये बताना है कि जब ये दोनों वापस, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिसके अंदर ये दोनों एक ही बिंदु यानी कि बिंदु ए के ऊपर आकर के वापस उसी समय पर कितने समय के बाद में ये मिलने वाले हैं। क्वेश्चन तो बड़ा लंबा है, थोड़ा लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है ना। लॉजिक लगाओगे तो क्या है लॉजिक, अब इसके अपन को एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम कैसे, क्यों निकालना है ये भी जान लो कि देखो, जब अपन दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय के पश्चात में दोनों का टाइम एक ही रहेगा, एक ही टाइम रहेगा ना, तो इसका मतलब कोई ऐसी संख्या है, यहां पे कोई ऐसी संख्या है जो 12 और 18 के मल्टीप्लाई में आ रही है, 12 और 18 के मल्टीप्लाई में आ रही है। वो संख्या अपन को ज्ञात करनी है, वो संख्या अपन को बतानी है। जब अपन वो संख्या बता देंगे, वो संख्या को जब अपन निकाल देंगे 12 और 18 वाली संख्या को, ठीक है ना। मान लीजिए कि जैसे कि मैं यहां पे बताता हूं आपको, फॉर एग्जांपल मान लो कि अपन ने इसके लिए माना कि ये ए टाइम के अंदर कंप्लीट कर रहा है, इसका टाइम ए चक्कर लगाएगा ये, और इसके चक्कर बी मान लो, चक्रों की संख्या ए और बी मान लो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसको 12 से और 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों की संख्या अपन को सेम मिलेगी। तो अपने पास में जब इन दोनों का अगर अपन एलसीएम लेंगे ना, तो दोनों की जो अपन को प्राप्त होगी संख्या, ठीक है ना, एलसीएम इसका मिलेगा, तो वो ऐसा बिंदु पे मिलेगा जो दोनों के गुणज के अंदर रहेगा, दोनों के मल्टीप्लाई में आएगा, दोनों के टेबल्स में आएगा, ठीक है ना। तो यहां से इस तरह से अपन इसका एलसीएम ज्ञात करके और उस समय को अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन इसे एलसीएम ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला अपनाएंगे इसके लिए। सबसे पहले सोने का एलसीएम, टाइम का एलसीएम निकालेंगे अपन, तो 2 से जा रही है ये 9, 3, 3, 3 और 1 बार। ये बात समझ गई आप सभी। ये सोनिया का हो गया। इसी तरह से रवि के लिए 12 मिनट लगा रहा है रवि, इसके लिए निकालोगे आप तो 2, 6, फिर 2, 3, 3 एंड 1। एलसीएम क्या आ गए इनके, 18 के नंबर आ जाएंगे आपके पास में, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 1 और 3 की घात 2, इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 12 के टुकड़े करके लिखते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर इसको 2 की घात 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये 12 के डिवाइडेबल है।
अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो ले लेना है। तो देखो 2 भी यहाँ पे आ रहा है और 3 भी यहाँ पे मिल रहा है अपन को, तो 2 भी आ रहा है, 2 इंटू 3 कर देनी अपन को, एलसीएम निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे। ध्यान देने वाली बात है, एलसीएम के अंदर सबसे बड़ी घात ली जाती है हमेशा, जितनी बड़ी घात है उसमें से सबसे बड़ी घात ली जाती है, कॉमन जो फैक्टर्स लिए हैं उनमें से अपन को। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी है, 2 की 2 है, और 3 की कितनी है, 3 की भी ही 2 है। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो इसके बाद आपको मिलेगा 36। तो आपका जो रवि और सोनिया का चक्कर है ये आपस में 36 मिनट के बाद में सोनिया एवं रवि ये जो यहां से स्टार्ट हुए थे ना ए बिंदु से, वहीं पे मिलने वाले हैं। छत्तीस मिनट के बाद में दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो एलसीएम के जरिए से अपन इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अपनी 1.2 कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो के अंदर अपन 1.3 स्टार्ट करेंगे और 1.3 को उसमें कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।